हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल अमीगोस। तो आज का हमारा टॉपिक है लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दो तरह की चीजें होती है लेजिस्लेटिव रिलेशंस में। हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला है यूनिटरी और दूसरा है फेडरल। तो यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये दोनों यूनिटरी और फेडरल जो है, ये दोनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। अब यूनिटरी में क्या होता है कि जो मैक्सिमम पावर जो होती है या फिर जो मेन पावर होती है वो कहाँ पे होती है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास होती है। वहां पे स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती है, फिर बहुत ही मिनिमम पावर होती है। जैसे कि फ्रांस, जापान और चाइना। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर्स होती है वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइडेड होती है। जैसे कि इंडिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम ऐसा होता है जहां पे हम लोग यूनिटरी पावर का यूज करते हैं, मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यूज वो कर किया जाता है, वो है इमरजेंसी। जब इमरजेंसी होती है कभी भी हमारे कंट्री में, तो उस टाइम पे यूनिटरी के पास, मतलब सेंटर के पास जो है पावर ज्यादा हो जाती है और स्टेट्स के पास पावर्स कम हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, जो फेडरल गवर्नमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो कि है जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो पावर्स को सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, डिवाइड करती है। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला तो है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशंस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, जो कि आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 में मेंशन है। चलिए, लेजिस्लेटिव रिलेशंस जैसे कि हमने पढ़ा कि दिया हुआ है आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 तक। अब देखिए, सेंटर और स्टेट के बीच में दो चीजें होती हैं जिनके ऊपर जो है लॉज बनाए जाते हैं। पहला है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि कितने एरिया में या किस एरिया के कितने पार्ट में कौन लॉ बनाएगा, स्टेट लॉ बनाएगा या सेंटर लॉ बनाएगा। ये होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कितनी टेरिटरी में या कितने एरिया में लॉ कौन बनाएगा। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, जिसका मतलब होता है कि किस सब्जेक्ट मैटर पे कौन लॉ बनाएगा। सब्जेक्ट मैटर जैसे वाटर वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो इन सब्जेक्ट मैटर पे, किस सब्जेक्ट मैटर पे कौन लॉ बनाएगा, वो भी डिसाइड करना होता है। तो इन दोनों को, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन को, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से। चलिए, तो अब बात करते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की, जो कि एक्सप्लेन है आर्टिकल 245 में। तो वैसे तो आर्टिकल 245 के दो क्लॉज हैं, बट यहाँ मेरे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। सो फर्स्ट इज पार्लियामेंट, second is legislature and third is extra territorial operations। देखिए, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इंडिया की पूरी टेरिटरी के लिए या इंडिया के किसी भी एक पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। या तो वो पूरी टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है, मतलब पूरी कंट्री के लिए, या फिर वो इंडिया के टेरिटरी के किसी भी एक पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। अब पार्लियामेंट का मतलब होता है सेंटर और लेजिस्लेचर का मतलब होता है स्टेट। ठीक है। अब हमने समझा पार्लियामेंट किसके लिए लॉ बना सकती है। अब बात आती है लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर जो है वो जितना भी स्टेट है, वो पूरे स्टेट के लिए या फिर स्टेट के किसी भी एक पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। ये तो बात हुई पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट ना सिर्फ इंडिया के टेरिटरी के लिए, बल्कि कुछ लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टी के लिए भी कुछ लॉज बना सकती है। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन।
अब देखिए कि पार्लियामेंट के पास ये पावर तो है कि वो इंडिया से बाहर रहने वाले लोगों के लिए या उनके प्रॉपर्टी के लिए भी लॉस बना सकती है, लेकिन ये कौन चेक करेगा कि जो पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के तहत जो लॉस बना रही है वो सही है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हाँ, एक डॉक्ट्रिन है या हम बोल सकते हैं एक टेस्ट है विच इज नोन एज टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट। तो टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट का एक फेमस केस लॉ है जो कि है वॉलिस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे। इस केस में क्या हुआ था कि एक कंपनी थी जो कि इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी, जो कि रजिस्टर्ड इंग्लैंड में थी, बट वो इंडिया की एक फर्म की भी पार्टनर थी। इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या चाहिए था, इनकम टैक्स अथॉरिटी को उस कंपनी को टैक्स करना था, मतलब उस पे टैक्स लगाना था। तो यहाँ पे जो डिसीजन आया वो ये था कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसके पास ये पावर है कि वो इस कंपनी को टैक्स कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी का जो मेजर इनकम है वो इंडिया से ही आ रहा है। जो मेजर इनकम है इस कंपनी की वो इंडिया से ही आ रही है, इसलिए इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो इस पे कंपनी पे टैक्स लगा सकती है। इससे हमें क्या पता चला कि टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट ये कहता है कि जो लॉ है और जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पे लॉ बनाया जा रहा है उन दोनों के बीच में कोई रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 245 की, हमने यहाँ बात करी है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आर्टिकल 245 में देखिए ये तीन तरह की पावर्स को डिस्कस किया गया है कि कुछ पावर्स तो है पार्लियामेंट के पास होती है। अब पार्लियामेंट के पास क्या पावर्स होती है कि वो सेंटर के लिए मतलब इंडिया के लिए या इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती है कि वो पूरे स्टेट के लिए या फिर मतलब स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो पूरे स्टेट के लिए या फिर स्टेट के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। लेकिन पार्लियामेंट के पास एक और पावर होती है जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, जो कि स्टेट के पास नहीं होती है। ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाली बात है ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है क्या पार्लियामेंट की पावर एब्सोल्यूट है, पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है क्या वो एब्सोल्यूट है। इसका आंसर है नहीं, पार्लियामेंट की जो पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसके तीन एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन जो है वो ये है कि जो 4 यूनियन टेरिटरीज है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इन 4 यूनियन टेरिटरीज के लिए उनके पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए कोई भी रेगुलेशन बना सकते हैं, और रेगुलेशन बनाते टाइम वो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को अमेंड, रिपील या मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड आता है शेड्यूल 5 जिसमें कि शेड्यूल एरियाज कवर है। इसमें क्या है कि इन सारे एरियाज के रिस्पेक्टिव गवर्नर्स के पास ये पावर है कि वो किसी भी टाइम ये बोल सकते हैं कि इन सारे एरियाज पे जो भी पार्लियामेंट की लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद आता है सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल में ये बोला गया है कि जो आसाम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में इन चारों के जो भी ट्राइबल एरियाज हैं तो किसी भी टाइम पे इन एरियाज के गवर्नर ये बोल सकते हैं कि इन चारों स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें पार्लियामेंट के लॉज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, या फिर वो उन लॉज को अमेंड या मॉडिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये तीन जो थे वो थे एक्सेप्शंस, पार्लियामेंट की एब्सोल्यूट लॉ मेकिंग पावर के एक्सेप्शंस थे। इन केसेस में पार्लियामेंट के पास कुछ एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं। अब ये तो बात हो गई
टेरिटोरियल मैटर जो हमने सबसे फर्स्ट वाला पढ़ा था उसकी। अब सेकंड आते हैं हम सब्जेक्ट मैटर पे। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनके लिए है 7th शेड्यूल, और 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट जिसको हम लिस्ट 1 भी बोलते हैं, उसके बाद आती है स्टेट लिस्ट जिसको हम लिस्ट 2 भी बोलते हैं, और उसके बाद आती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम लिस्ट 3 भी बोलते हैं। तो सबसे पहली जो लिस्ट है दैट इज यूनियन लिस्ट, उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। इसमें जैसे मान लीजिए डिफेंस आ जाता है, एटॉमिक एनर्जी आ जाता है, ये सब जो सब्जेक्ट मैटर्स है ये यूनियन लिस्ट के अंदर दिए गए हैं। और यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट मैटर्स डिस्क्राइब्ड है जिनके ऊपर लॉज कौन है, पार्लियामेंट बना सकती है। इसके बाद आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे जो है कौन लॉ बना सकता है, स्टेट लॉ बना सकता है। और इसमें कितने सब्जेक्ट मैटर्स है, 61 सब्जेक्ट मैटर्स है। उसके बाद आती है लिस्ट 3 जो कि है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिनके ऊपर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही जिनके ऊपर लॉज बना सकते हैं। इसके बाद हम 2 आर्टिकल्स के बारे में भी यहाँ बात कर लेते हैं। पहला है आर्टिकल 246 जिसमें ये बताया गया है कि यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉज कौन बनाएगा, पार्लियामेंट लॉज बनाएगा। और दूसरा है आर्टिकल 248। ये आर्टिकल एक्सप्लेन करने से पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, क्या इन सब्जेक्ट्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं हो सकता जिनके ऊपर लॉ बनाने की बात की जाए? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आया जो कि इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में डिस्क्राइब नहीं है और उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? ये बात करी गई है आर्टिकल 248 में। तो कोई भी न्यू सब्जेक्ट जो कि इन तीनों लिस्ट में डिस्क्राइब नहीं है उनके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। और इसको हम बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, अब देखिए कि जो ये मैंने आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सप्लेन किया, वैसे तो ये सब्जेक्ट मैटर फॉलो होता है, लेकिन अगर कभी कंफ्लिक्ट हो जाए, कंफ्लिक्ट अराइज हो जाए किसी 2 लिस्ट के बीच में या किसी 2 सब्जेक्ट मैटर्स के बीच में, तो ये ध्यान रखें कि यूनियन लिस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट से बड़ी होती है और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट से बड़ी होती है। अगर मान लीजिए यूनियन और कॉन्करेंट के बीच में कभी कोई कंफ्लिक्ट अराइज हुआ तो यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी। इन द सेम वे अगर कभी कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो कॉन्करेंट लिस्ट विल प्रिवेल। ये तो बात हुई, वैसे तो नॉर्मली जो है इसी सब्जेक्ट मैटर के थ्रू सब कुछ फॉलो होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं जिसके चलते ये सब्जेक्ट मैटर्स जो है चेंज भी हो सकते हैं। अब ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होती है, तो वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे पार्लियामेंट जो है स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पे भी लॉज बना सकती है। तो पहला है नेशनल इमरजेंसी या जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। तो अगर कहीं पे इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंटर है या जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पे भी रूल बना सकता है, मतलब लॉ बना सकता है। सेकंड है, अगर राज्यसभा को लगता है कि स्टेट में कोई सब्जेक्ट मैटर है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है और फिर पार्लियामेंट उस मैटर पे जो है लॉ बना सकती है। उसके बाद है ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट। अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर सेंटर से रिक्वेस्ट करती है, पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है, तो उस केस में पार्लियामेंट जो है स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। फोर्थ है इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराना हो तो उस केस में भी क्या है, पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकती है। अब देखिए जैसे जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसका जो बेसिक फीचर है वो यही है कि स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिवीजन करना।
सब्जेक्ट मैटर का डिवीजन करना। लेकिन काफी सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं या काफी सारे ऐसे चीजें होती हैं जबकि स्टेट को सेंटर के सब्जेक्ट मैटर पे लॉज बनाने होते हैं और सेंटर को स्टेट के और स्टेट को सेंटर के सब्जेक्ट मैटर पे लॉज बनाने होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स में कैसे पता लगाया जाएगा कि कौन सा वैलिड है और कौन सा जो लॉ है वो प्रिवेल करना चाहिए? इसके लिए डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। इस डॉक्ट्रिन को समझने के लिए इसका एक लीडिंग केस है प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स। इस केस में जो है मनी लेंडिंग को, मतलब मनी लेंडिंग में कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा और कितना अमाउंट रिकवर किया जाएगा, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए बंगाल स्टेट लेजिस्लेचर ने एक एक्ट बनाया, बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946। उन्होंने ये एक्ट क्यों बनाया? क्योंकि मनी लेंडिंग जो है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन इसी चीज को सेंटर ने अपोज किया और ये कहा कि ये जो मनी लेंडिंग एक्ट है ये जो प्रॉमिसरी नोट्स है उनको भी गवर्न कर रहा है, और प्रॉमिसरी नोट जो है वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है जो कि लिस्ट 1 एंट्री 28 में दिया गया है। तो इस चीज को देखने के लिए कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ फिट एंड सब्सटेंस का यूज किया और ये कहा कि किसी भी लेजिस्लेशन का ट्रू नेचर देखने के लिए आप उस एक्ट को एज अ होल देखो, और एज अ होल देखने के बाद आप उसका ऑब्जेक्ट, स्कोप और इफेक्ट देखो। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट था, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था मनी लेंडिंग के इंटरेस्ट और अमाउंट को रेगुलेट करना, और ये जो प्रॉमिसरी नोट वाली बात थी ये उनसे इंसिडेंटली हो गई थी, ये उनका स्कोप नहीं था या उनका ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए ये एक्ट जो है वैलिड रहेगा। लिकर की सेल, इसी पॉइंट पे हम देख लेते हैं आर्टिकल 254 को, जो रिपग्नेंसी क्लॉज की बात करता है। इसमें क्या है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट मैटर है जहां पे स्टेट और पार्लियामेंट दोनों ने ही लॉज बना रखे हैं, तो ऐसे केस में जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ है वो प्रिवेल करेगा और जो स्टेट का बनाया हुआ लॉ है वो वॉइड हो जाएगा। इस यहाँ ये तुझे आर्टिकल 254 जो है वो रिपग्नेंसी की बात करता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको लेजिस्लेटिव रिलेशंस पूरा समझ आया हो। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।